Hey everyone, once again welcome back to Hell Garden। ये बैटल थ्रू द हेवंस नोवेल का एपिसोड नंबर 301 और इसमें कंटिन्यू होने वाली पिछले एपिसोड की फाइट। अगर पिछले पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो उसे डेफिनेटली अभी जाके देखो, क्योंकि उसमें बैटल थ्रू द हेवंस का मेन विलन हंटियांडी अपीयर हुआ था। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, गू क्लैन के क्लैन हेड गू युआन के साथ साथ सभी लोग आसमान के उस स्पॉट को देख रहे थे, लेकिन काफी समय तक कुछ होता नहीं है। तब भी गू युआन की नजरें वहां से हटती नहीं। फाइनली वहाँ पे एक रिपल अपीयर होती है, खाली स्पेस से एक बंदा बाहर आया था। ये देखने में एकदम विद्यार्थी जैसा लगता है, जैसे अंग्रेजी में काफी रिफाइंड स्कॉलर बोलेंगे, लेकिन यही होता है वो हंटियांडी, जो कि इस दुनिया का पीक एग्जिस्टेंस है। गू युआन कहते हैं हंटियांडी तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ये सुन के हंटियांडी कहता है ऐसे कोई जगह नहीं है जो मुझे आने से रोक सके। हंटियांडी के पीछे नाइटली डिवावरिंग फ्लेम और हन क्लैन के चारों डीमन सेंट आते हैं। देखते देखते एटमोसफेयर काफी ज्यादा टेंस हो जाता है। नीचे जियान की टोली समझ नहीं पा रही थी कि आज हन क्लैन का क्या प्लान है। तब भी जियान जुनर से गू क्लैन के एंशिएंट जेड के बारे में पूछता है। वो कहती है वो तो हमारे एंसेस्ट्रल हॉल में है। बस इसी समय पे गू क्लैन के एंसेस्ट्रल हॉल से सायरन की आवाजें बाहर आती हैं। एक एल्डर काफी खराब हालत में आके बोलता है कि एल्डर गू यांग ने एंशिएंट जेड को चुरा लिया है। ये सुन के पूरे हन क्लैन में हड़कंप मच जाता है। गू युआन और बाकी के सभी लोग समझ जाते हैं कि आज हंटियांडी और बाकियों के यहाँ पे आने का टारगेट गू क्लैन का वो एंशिएंट जेड है। गुस्से में आके गू युआन हंटियांडी के ऊपर हमला कर देते हैं। ऑफ कोर्स इन दोनों ने अपनी पावर्स को दबा के रखा था। गू क्लैन के 3 इमोर्टल्स को रोकते हैं हन क्लैन के 4 और डीमन सेंट्स। अब पूरा दारोमदार आता है जुन्नर और बाकियों के ऊपर, लेकिन जब पूरी ब्लैक समुराई आर्मी इस पूरी माउंटेन रेंज के चप्पे छप्पे को छान लेती है, तब भी कोई गू यांग का पता नहीं लगा पाता। फाइनली जियान इस्तेमाल करता है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को, क्योंकि इस गू यांग की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ परफेक्ट हेल्थ स्टेट पे पहुंची नहीं थी। तो फिर जियान उसे कुछ समय बाद ढूंढ लेता है। ये गू यांग नीचे मैग्मा में छिपा होता है, लेकिन जियान के एक अटैक से इसे बाहर आना पड़ता है। अब जुन्नर और गूचियांग उसके तो मैच नहीं थे, इस वजह से वो इन सभी को एकदम चकमा देख के ऊपर जाने लगा था। बट इसका रास्ता रोकता है जियान। जब जियान अपना 6 स्टार दोशंग का ऑर्डर रिलीज करता है, तो फिर वो गुयांग जो कि एडवांस 5 स्टार दोशंग था, वो समझ जाता है कि वो जियान का मैच नहीं है। इस वजह से तुरंत ही हन क्लैन से हेल्प मांगता है। हन क्लैन के 4 डीमन सेंट्स में से एक वो हनियन, जिसकी खोपड़ी पर जियान ने उस 8 रंगों वाले फायर लोटस को फोड़ा था। ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही है याओ रियल्म की। वो आग बबूला होकर जियान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले जियान इसके ऊपर एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस फेंक पाता, स्टोरी में एंटर होती है ब्लैक सबमर्ज किंग की। जब ये रोकते हैं उस हनियन को, तो फिर जियान को टाइम मिल जाता है उस गुयांग को पकड़ने का, लेकिन बुड्ढा गुयांग तो को ज्यादा ही घुमा हुआ निकला। जब उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता, वो अपने आप को एक्सप्लोर कर देता है। एक एडवांस 5 स्टार दोशंग की सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से गू क्लैन के डिफेंसिव बैरिकेड पर कच्चे उड़ गए थे, और उस एक्सप्लोजन के अंदर से शूट होती एक ब्लैक कलर की लाइट। इस समय वो एंशिएंट जेड होता है। जियान से तुरंत ही नोटिस कर लेता है। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। ये चमकीली लाल रंग की रोशनी आसमान में किसी टूटे हुए सितारे की तरह आगे बढ़ रही थी। ये सभी के ध्यान को आकर्षित करती है। सबसे तेज रिएक्शन जियान का था। जिस पल वो रेड लाइट एनर्जी बैरियर से बाहर जाती है, जियान अपने बोन विंग्स को फ्लैप करता है। कुछ ही फ्लैशेस में वो उस ब्लैक लाइट के पास पहुंच जाता है और उसके हाथ से पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए थे। जब जियान के हाथों में सक्शन फोर्स एमिट होती है, तो उस लाल रंग की रोशनी के आगे जाने की तेजी कम हो गई थी। लेकिन जब जियान इस रेड लाइट को रोक रहा होता है, आसमान में कोल्ड स्नोट की आवाज गूंजती है। ये सुन के जियान को एक डेंजरस फीलिंग आई थी। जियान इस डेंजर को जस्ट सेंस ही करता है, तभी हम उसके ऊपर की रोशनी को डिम होते हुए देखते हैं। काफी जल्दी जो जियान के सर के ऊपर का आसमान होता है, वो बैंग साउंड के साथ एक्सप्लोड हो गया था, और उस खाली स्पेस में से एक सफेद हाथ बाहर आता है। जियान की तरफ आगे बढ़ रहे इस हाथ में सिर्फ फाइटिंग स्ट्रेंथ होती है, जिससे जियान का एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस भी कंपेयर नहीं कर सकता। ऐसे टेरिफाइंग प्रेशर की वजह से जियान के दिमाग में बस एक ही नाम आया था, वो कहता है हंटियांडी। अब इसके और गू युआन के अलावा ऐसी फाइटिंग एनर्जी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस पते से सफेद हाथ के सामने जियान बिल्कुल रोकता नहीं है। उसकी बॉडी तुरंत ही पुल बैक करती है। वो जानता था कि उसकी स्ट्रेंथ के साथ अभी वो हंटियांडी से फाइट नहीं कर सकता। अभी जियान के लिए इस बंदी को बस 1 सेकंड के लिए भी रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। आखिरकार दुखी कॉन्टिनेंट के अल्टीमेट एक्सपर्ट का नाम औरों की तरह खाली नहीं होता है। हालांकि जियान की स्पीड काफी होती है, लेकिन वो हाथ और भी तेज था। ये डायरेक्टली स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले जियान के शरीर को टच भी कर पाता, हम जियान के सामने के स्पेस को फ्लक्चुएट होते देखते हैं। एक और हथेली स्पेस को चीरते हुए उस सफेद रंग के हाथ से वॉलेंटली कोलाइड हो गई थी। इस फरोशियस कोलिजन की वजह से बैंक की आवाज आती है। एक्सटर्मिनेशन स्टॉर्म चारों तरफ फैलता है। ऐसी टेरिफाइंग एनर्जी की वजह से जियान के चेहरे के हाव भी ड्रास्टिकली बदल गए थे। उसका शरीर और भी तेजी से पीछे जाने लगता है। उसे डर था कि ये तूफान उसे चपेट में न ले ले। जब इन दोनों हाथों के बीच में कोलिजन होता है, उसके बाद गू युआन की गुस्से सी भरी आवाज पूरे गोरिल में गूंजती है। वो कहते हैं हंटियांडी, क्योंकि तुम युद्ध की शुरुआत करना चाहते हो, तो फिर मेरा गू क्लैन बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। इसके तुरंत बाद ही हंटियांडी की हंसी की आवाज भी गूंजी थी। वो कहते हैं हाँ, तुम्हें शब्द तब बोलने चाहिए थे जब हमारे क्लैन के हाथों से शाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ था। अब शायद तुम्हारा ये कहना काफी लेट हो गया है। जैसे ही सभी को आवाज सुनाई देती है, खाली स्पेस में कई
स्पेशल क्रैक्स बनने लगते हैं। सभी दिशाओं से काला धुआं फैलना शुरू हो गया था और इन क्रैक लाइंस में से अनयूजुअली पावरफुल डार्क और चिली और फैलते हैं। जब जियन स्पेशल क्रैक में से पावरफुल औरों को सेंस करता है, उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो कहता है कि हनक्लेन अपनी आर्मी को लेके आया है। जैसे ही स्पेस में क्रैक लाइन अपीयर हुई थी, इनमें से सैलाब की तरफ ब्लैक फॉग बाहर आने लगता है। ये बहुत ही जल्दी 100,000 फुट बड़ी ब्लैक सील में बदल जाता है। ये ब्लैक सील आसमान में सस्पेंडेड थी। इसने नीचे के पहाड़ को पूरी तरीके से ढक लिया होता है। आसमान में टंगी उस ब्लैक सील को देख के गूगल के एक्सपर्ट्स के चेहरों के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। वो चिल्ला के बोलते हैं फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया जाए। लगता है इस बार हनक्लेन प्रिपेयर होकर आया है। अच्छी बात है कि गूगल में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। जैसे गूगल के एक्सपर्ट्स की आवाजें गूंजती हैं, कई लाइट कर्टन्स ऊपर शूट हुए थे। पावरफुल मैजेस्टिक एनर्जी की कई वेव्स जिसकी वजह से एचएचओ की रूह कांप जाए, वो कई लाइट प्लेयर्स में बदल के आसमानी तरफ जाते हैं। ये फाइनली ट्रांसफॉर्म हो गए थे एंशिएंट मिरर में, जिसका आकार उस ब्लैक सील से बिल्कुल कम नहीं होता। उस शीशे में से शॉकिंग लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशन बाहर आ रही थी। आसमान की वो ब्लैक सील एक झटका मारती है। तुरंत एक पैनी सी आवाज जिसे सुन के ऐसा लगता है जैसे वो हजारों लोगों की हो, वो उन क्रैक लाइंस में से बाहर आई थी। अचानक से हम उस ब्लैक सील को नीचे गिरते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे नीचे की माउंटेन रेंज में एकदम भूकंप आ गया हो। अगर ये ब्लैक सील नीचे जमीन से टकरा जाती है तो फिर नीचे का हजारों किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गूगल के सारे एक्सपर्ट्स जो कि फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे थे, इस समय इन सभी के चेहरे एकदम लाल हो चुके होते हैं। ये चिल्ला के बोलते हैं गोडी का मिरर। अरे बेसिकली गूगल की जो दूधी है, ये मिरर वेपन उनका होता है। सभी की एंशियस आंखों के सामने उस एंशियंट से मिरर में से एक बहुत ही ब्रिलियंट लाइट बाहर आती है। ये सीधा उस ब्लैक सील से टक्कर आ गई थी। इस समय ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कयामत आने वाली हो। इस समय आसमान में एक डिस्ट्रक्टिव फ्लक्चुएशन डांस कर रही होती है। भले ही गूगल का ये रियल्म काफी मजबूत हो, तभी चारों तरफ कई ब्लैक क्रैक लाइंस दिखाई देती हैं। जैसे दोनों भयानक सी चीजें आसमान में टकराती हैं, हम तुरंत ही एनर्जी को कोलैप्स होते हुए देखते हैं। जब एंशिएंट मिरर कोलैप्स हुआ था तो गूगल के बहुत सारे एक्सपर्ट्स तुरंत ही ग्रक साउंड के साथ खून फेंकते हैं। वहीं पे आसमान की उस स्पेशल क्रैक जिनमें से ब्लैक फॉग बाहर आ रहा था, अभी वहां से कई चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। साफ तौर पर इन दोनों क्लैंस के बीच में जो टकरावट हुई है, उसमें दोनों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आसमान के एक्सटर्मिनेशन जैसे तूफान की वजह से वो युद्ध का मैदान भी इस समय शांत हो गया होता है। गूगल के 3 इमोर्टल्स और हनक्लेन के चारों डीमन सेंट्स इस समय वापस लौट चुके होते हैं। इनके चेहरे पे डरे हुए एक्सप्रेशंस थे। भले इनके पास ऐसी स्ट्रेंथ हो, तब भी अगर वो इस एक्सटर्मिनेशन स्टॉर्म के चक्कर में जाते हैं, इनकी जान बचने नहीं वाली। हंटी हंटी, गुयुआन और नाइल्टी डिवोरिंग फ्लेम को छोड़ के शायद इस एक्सटर्मिनेशन स्टॉर्म के अंदर कोई जिंदा नहीं रह सकता। अभी जियान फॉर्मेशन के अंदर छिपा हुआ होता है। उसकी आंखें देखती हैं आसमान की उस एक्सटर्मिनेशन फ्लक्चुएशन को, जो कि किसी गुस्साइल ड्रैगन की तरह चारों तरफ फैल रही है। उसका एक्सप्रेशन बहुत ग्रेव था। क्या एक पूरे एंशिएंट क्लैन की स्ट्रेंथ ऐसी ही होती है? वो पिछला वाला अटैक डेफिनेटली एक 9 स्टार दोशेंग के कंपेरेबल था। शायद इस लेवल तक पहुंचने के बाद अपने बलबूते पे से बड़े बदलाव को लाया जा सकता है। ये सोलम एक्सप्रेशन जियान के चेहरे पे काफी समय तक रहता है। फिर हम अचानक से जियान की खोपड़ी को घूमते हुए देखते हैं। उसकी नजरें जाती हैं उस स्पॉट की तरफ जो कि उस एक्सटर्मिनेशन स्टॉर्म से थोड़ी दूरी पे होता है। वहाँ पे एक बहुत ही कमजोर सी लाल रोशनी दिखाई देती है। जब जियान एंशिएंट जेड की पोजीशन को देख लेता है, तब नाइल्टी डिवोरिंग फ्लेम जो कि येन और लेक्लैंड के क्लैन हेड से फाइट कर रही होती है, कर रहा होता है, वो अचानक से अपने कदमों को पीछे लेता है। बस कोइंसिडेंट की बात यह थी कि उसके पीछे ही वो एंशिएंट जेड था। ऐसे सीन को देख के जियान के चेहरे के हाव तुरंत ही बदलते हैं। वो चिल्ला के बोलता है हमें इसे रोकना होगा, ये एंशिएंट जेड को स्नैच करना चाहता है। जियान की इस तेज आवाज को सुन के लेयिंग और येंजिन की आंखें तुरंत ही शार्प हो जाती हैं। दोनों ही बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ गए थे। जब उनके शरीर आगे बढ़ रहे होते हैं, ये दोनों साथ में अपने अटैक्स को लॉन्च भी कर देते हैं। एक का नाम होता है लाइटिंग कैलेमिटी पाम, तो फिर दूसरा होता है डिसेंडिंग फ्लेम मिस्टीरियस फिंगर। बिजली की रफ्तार से एक ह्यूज लाइटिंग पाम और एक चमकती हुई आग की उंगली आसमान को चीर के आगे बढ़ती है। दोनों अटैक्स का टारगेट होता है वो नाइल्टी डिवोरिंग फ्लेम। इन दोनों के ऐसे शार्प अटैक को फेस करते हुए नाइल्टी डिवोरिंग फ्लेम का चेहरा और भी कोल्ड हो जाता है, लेकिन इस बार वो डॉज नहीं करता, बल्कि वो अपने शरीर को एक झटका मारता है। उसके चारों तरफ कई ब्लैक स्पाइरल्स अपीयर हुए थे। बस इस पल में ही वो दोनों फाइटिंग अटैक्स अराइव होते हैं। बैंग 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 के साउंड के साथ उन ब्लैक होल्स में रिपल बनती हैं। हालांकि ब्लैक होल इन दोनों अटैक्स की स्पीड को थोड़ा कम कर रहे थे, लेकिन ये बस टाइम को डिले करना है। जैसे ब्लैक होल पूरी तरह से डहते हैं, वो लाइटिंग पाम और फायर फिंगर नाइल्टी डिवोरिंग फ्लेम से टकराने वाले हैं, और ऐसा होता भी है। जैसे वो ब्लैक होल स्कैटर होते हैं, इन दोनों अटैक्स की फाइटिंग स्ट्रेंथ नाइल्टी डिवोरिंग फ्लेम की पीठ पे आके एक्सप्लोड हो गई थी। काले रंग की फ्लेम चारों तरफ फैलती है। भले ही नाइल्टी डिवोरिंग फ्लेम 9 स्टार दोशेंग में पहुंच चुका हो, तभी येंजिंग और लिंग के ऐसे हैवी अटैक की वजह से उसे कई कदम पीछे लेने पड़े थे। उसका शरीर थोड़ा फीका हो जाता है, लेकिन इस फोर्स की मदद की वजह से वो एक ही फ्लैश में रेड लाइट के पास पहुंचता है। तुरंत ही नाइल्टी डिवोरिंग फ्लेम अपने मुंह को खोलता है और एंशिएंट जेड चला जाता है उसके मुंह के अंदर। फाइनली एंशिएंट जेड को हासिल करने के बाद वो नाइल्टी डिवोरिंग फ्लेम तेजी से हंसने लगा था। हनक्लेन के चारों डीमन सेंट उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। इनकी कॉशियस आंखें लेइंग और येंजिन को देखती हैं। अभी नाइल्टी डिवोरिंग फ्लेम की दोनों आंखें जो कि येंजिन के डो को देख रही थी, वो बहुत ही डार्क और कोल्ड हो गई थी। वो एक अजीब सी आवाज में हंस के बोलता है, ही क्या तुम्हारा हमला करके पेट भर गया? ठीक है,
तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हें नेट टैक्स का हिसाब किताब जरूर चुकाना पड़ेगा और वो इसे कई गुना होगा। इस समय लेइंग और यांजिन के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अगली होते हैं। अनएक्सपेक्टेड बात है कि दोनों के साथ में काम करने के बाद भी वो नाइटली डिवोरिंग फ्लेम को बिल्कुल रोक नहीं पाए हैं, बल्कि उनकी वजह से इसने उस एंशिएंट जेड को और जल्दी हासिल कर लिया। इस एंशिएंट जेड को हासिल करने के बाद नाइटली डिवोरिंग फ्लेम यहाँ पे और समय बर्बाद नहीं करता। उसकी बॉडी मूव होती है, वो सीधा स्पेशल क्रैक की तरफ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे नाइटली डिवोरिंग फ्लेम मूव हुआ था, स्पेस फ्लक्चुएट होता है। हम गुयान को प्रकट होते हुए देखते हैं। इस समय उनका एक्सप्रेशन हल्का सा ग्लूमी था, लेकिन इससे पहले वो अटैक कर पाते उनके सामने वो सफेद कपड़ों में हंटियांडी अपीयर होता है। वो गुयान के अटैक को अपने उल्टे हाथ से रिसीव कर लेता है, जिसके बाद उसका शरीर पीछे चला गया था। उसके पीछे का स्पेशल क्रैक होता है। हम उसमें से काले धुएं को बाहर आते हुए देखते हैं और वो बड़ी सी ब्लैक सील फिर से फॉर्म हुई थी। इस ब्लैक सील को देख गुयान का शरीर एकदम कांप जाता है। नीचे जो गू क्लैन के एक्सपर्ट्स होते हैं हन क्लैन के इस अटैक को डिफेंड करने के लिए, वो तुरंत ही एंशिएंट मिरर को तैयार करने लगते हैं। हंटियांडी की आंखें देखती हैं ग्लूमी गुयुआन को और धीरे से हंस के बोलता है, गुयुआन, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि जब शाओ क्लैन पहले डिस्ट्रॉय हुआ था तब तुमने सबसे अच्छे मौके को खो दिया था। वो तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन अल्टीमेटली मेरे हन क्लैन के हाथों में ही पड़ेगा। गुयुआन, मैं उस लेवल पे पहले एडवांस करूंगा, तो मेरा इस पे भरोसा करो। गुयुआन बोलते हैं, एंशिएंट जेड के 8 हिस्से हो चुके हैं, तुम्हारे पास अभी उनमें से बस 5 हैं, तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ये सुन के हंटियांडी के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है, ऐसा क्या? वो तुरंत ही बोलता है, ले और यानी क्लैन के क्लैन हेड अपने क्लैन को छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा हन क्लैन इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देगा? इन शब्दों को सुन के लेइंग और यांजिन की बॉडी एकदम ट्रेम्बल होती है। इनके एक्सप्रेशन तुरंत ही ग्लूमी हो जाते हैं। क्या जब हन क्लैन गू क्लैन के ऊपर हमला कर रहा है तो फिर साथ में वो ले और यानी क्लैन के ऊपर भी अटैक कर चुका है। इन दोनों के चेहरे के शौक को देख के हंटियांडी बस एक स्माइल को पास करता है। वो धीरे धीरे करके नाइटली डिवोरिंग फ्लेम और बाकियों के साथ उस स्पेशल क्रैक में वापस जाने लगा था। उस ह्यूज ब्लैक सील की वजह से इस समय गुयुआन की फालतू में हमला करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन हंटियांडी का शरीर जस्ट उस क्रैक लाइन में एंटर करने वाला था, तभी उसकी आंखें जाती हैं जियान की तरफ। वो कहता है, अरे हाँ, तुम वही जियान हो, राइट? वो शाओ क्लैन का एंशिएंट जेड तुम्हारे हाथों में होगा आधे महीने के बाद बरील स्काई माउंटेन रेंज पे। अगर तुम अपने फादर को रेस्क्यू करना चाहते हो तो फिर एंशिएंट जेड को वहाँ पे लेके चले आना। जैसे ही हंटियांडी के मुंह से शब्द बाहर आते हैं, उसकी बॉडी क्रैक लाइन में गायब हो जाती है। आसमान की ह्यूज ब्लैक सील भी ट्रेम्बल हुई थी। फिर हम इसे धीरे से धुएं बदलते हुए देखते हैं। आसमान में बंद होते स्पेशल क्रैक को सभी लोग एकदम शांति से देखते हैं। अभी गू क्लैन के सारे एक्सपर्ट्स के चेहरों पे ग्लूमी एक्सप्रेशंस होते हैं। हालांकि गू क्लैन लिंग या फिर शी क्लैन की तरह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हुआ हो, तब भी वो अपने एंशिएंट जेड को खो चुके हैं। अगर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस बार हन क्लैन से फाइट करने में गू क्लैन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस समय आसमान की जो भी स्पेशल क्रैक होते हैं फाइनली डिसअपियर हो चुके थे। अच्छी बात है कि गू क्लैन में प्रॉपर कमांड है, वरना इस युद्ध की वजह से ये माउंटेन रेंज पूरी से तहस नहस हो जाती और ये गू क्लैन के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। उन सभी लाइट कर्टन्स को गायब होते हुए देख जैन अपने हाथ को तेजी से क्लेंज करता है। तो फिर हन क्लैन सच में उसके फादर को एक्सचेंज करने का प्लान कर रहा है। अभी जान की उन काली आंखों में एक चिल फ्लैश हो रही थी। वो कहते हैं, आधे महीने के बाद, हाँ, जहाँ पे आसमान में स्पेशल क्रैक था, इस समय गुयुआन ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ उस जगह को ध्यान से देख रहे होते हैं। उनके पीछे खड़ी गू क्लैन के तीनों इमोर्टल्स बस साय कर सकते थे। तो फिर पिछले इतने सालों से हन क्लैन अपनी पावर को सच में छिपाता आ रहा है। आखिर किसने सोचा था कि सिर्फ नाइटली डिवोरिंग फ्लेम पूरी तरह से रिकूपरेट नहीं कर लेगी या कर लेगा, बल्कि वो 9 स्टार दोषे में पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे लेइंग या फिर यांजिन नहीं होते तो फिर बैटल और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली थी। हन क्लैन के गायब होने के बाद लेइंग और यांजिन जो कि साइड में खड़े थे, उनके हाथों की अंगूठियां चमकने लगती हैं। इनके दिमाग में एक स्पेशल फ्लक्चुएशन जाती है जिसमें उनके क्लैन की जानकारी छिपी थी। इस इन्फॉर्मेशन को सेंस करने के बाद हम इन दोनों के चेहरों को एकदम डार्क होते हुए देखते हैं। लेइंग बोलते हैं, ले क्लैन ने अपने एंशिएंट जेड को खो दिया है। इस पर यांजिन भी एग्री करते हैं। इन दोनों के शब्दों को सुनने के बाद गू क्लैन के तीनों इमोर्टल्स की फेस मसल्स ट्विच होती हैं। इस समय इनके चेहरों पे एक्स्ट्रा शॉक आ चुका होता है। तो फिर हंटियांडी सच में सच बोल रहा था। जब वो गू क्लैन के ऊपर यहाँ पे हमला कर रहे थे तो फिर उस समय उनके पास इतनी स्ट्रेंथ भी होती है कि वो ले और यांग क्लैन को भी संभाल सके। गुडाओ कहते हैं, दोनों क्लैन्स अपने एंशिएंट जेड्स को बहुत ही अच्छी जगह पे सुरक्षित करके रखते हैं और हन क्लैन अपनी पूरी लाइनअप को लेके गू क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए आ गया। तो फिर आखिरकार उनके पास सेपरेट अटैक करने की स्ट्रेंथ कहाँ से बची? इस समय लिंक का काला चेहरा इतना डार्क हो चुका था कि वो बहुत ही डरावना लगता है। वो कहते हैं, जैसी जानकारी हमें मिली है, हमारे क्लैन के एक एल्डर ने भी हमें धोखा दे दिया। वो हमारे क्लैन के एंशिएंट जेड को चुरा के भाग गया और जो हन क्लैन के एक्सपर्ट्स रियल्म के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे वो उसे रिसीव कर लेते हैं। साफ तौर पर लिंक ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ले क्लैन में ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा। यांजिन कहते हैं, लगता है हम सब ने हन क्लैन को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। इस बार हन क्लैन ने जैसी स्ट्रेंथ दिखाई है वो सभी के लिए खतरे की घंटी है। गुयुआन काफी शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं, हम इसे हॉल में डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि चीजें यहाँ तक डेवलप हो चुकी हैं, हमारे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। जैसी हन क्लैन की टेक्निक्स है वो हमें सर्वाइव करने का मौका नहीं देंगे। गुयुआन अपने हाथों को वेव करके गुडाओ को फैले हुए
रायते को साफ करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वो पीछे मुड़ के सीधा लार्ज हॉल की तरफ जाने लगे थे। बस पीछे उनकी आवाज रह जाती है। वो कहते हैं जियान तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए। एक के बाद एक एक्सपर्ट को हॉल में एंटर करते हुए देख जियान अपने दिल के बॉइलिंग इमोशंस को सप्रेस करता है। वो भी सीधा हॉल की तरफ आगे बढ़ गया था। पीछे खड़ी जुना थोड़ा हेजिटेट करती है, फिर वो जियान के पीछे जाती है। इस सीन को देख के सभी लोग शांत रहते हैं। सभी महसूस करते हैं कि जो अब तक शांति बनी रही है अब वो काफी जल्दी गायब होने वाली है। सीन शिफ्ट हुआ था हॉल के अंदर का। अभी सभी लोग अपनी सीट पे बैठ गए होते हैं, लेकिन पिछले इंसिडेंट की वजह से हॉल के अंदर का एटमॉस्फेयर अभी भी हैवी होता है। सभी को ऐसे टेंशन में देख के गुयुआन बस सहाय कर सकते थे। वो कहते हैं एवरीवन, अब समय आ गया जब मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलेगा। सभी को हनकेन की टेक्निक्स के बारे में अच्छे से पता होगा। मैंने हनकेन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। बस बात ऐसी होती है कि मैं उन्हें साफ तौर पे कभी समझ नहीं पाया हूँ, और हनकेन का ही सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट है। गुयुआन अपने सिर को हिलाते हुए बोलते हैं हंटियांडी सही कह रहा है। जब शाओकेन और हनकेन के बीच में युद्ध हो रहा था तो हमें भी सामने आने की जरूरत थी। अगर तब हम ऐसा करते तो अभी की सिचुएशन पूरी तरीके से अलग होती। अभी जियान बिल्कुल शांत रहता है, उसे पुराने मामलों की अच्छी जानकारी नहीं होती, इस वजह से वो फालतू में कुछ बोलता नहीं है। वैसे भी शुरुआत से सारे एंशिएंट क्लैंस एक दूसरे के साथ कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं रखते हैं। इनके बीच में कई कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं। इस वजह से अगर दो एंशिएंट क्लैंस के बीच की फाइट में अगर तीसरी पार्टी हेल्प नहीं करती है तो जियान उसे ब्लेम नहीं करेगा। और तो शाओ कैन के एलिमिनेट होने से क्या होता है, अभी सभी उसका स्वाद चखने लगे हैं। यहाँ तक बोलने के बाद गुयुआन का चेहरा फिर से ग्रेव हो जाता है। वो कहते हैं जैसी आज हनकेन की स्ट्रेंथ हमने देखी है, इस समय गुयुआन भी अकेला उनका मैच नहीं है। अभी पूरी दुनिया की कंटेंट में ऐसा फैक्शन नहीं मिलेगा जो अकेली हनकेन से फाइट कर सके। ऑफ कोर्स अगर वो मेरे गुयुआन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो फिर हनकेन को भी इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आज की जो बिग बैटल थी वो दोनों क्लैंस के बीच का शुरुआती एक्सचेंज है। हालांकि हनकेन की आर्मी आज अपीयर नहीं हुई, लेकिन तब भी स्पेशल क्रैक में से वो अपने अटैक्स को अनलीश कर रहे थे। गुयुआन इसके बारे में कुछ खास सोचते नहीं है। उनके हिसाब से हंटियांडी और नाइल्टी डिवारिंग फ्लेम से डील करना सबसे परेशानी भरा है। नाइल्टी डिवारिंग फ्लेम को पहले वो सीरियसली इंजर्ड कर चुके थे। किसी ने भी सोचा नहीं होता कि वो सिर्फ पूरी तरीके से रिकवर ही नहीं होगा बल्कि वो दोशेंग की 9 स्टार में भी कदम रख लेगा। इस तरीके से दोनों पार्टीज के बीच का जो इक्विलिब्रियम था अब वो टूट चुका है। वो और हंटियांडी दोनों एडवांस 9 स्टार दोशेंग एक्सपर्ट्स हैं। दोनों के बीच में कुछ खास गैप नहीं है। अगर दोनों सच में लाइफ और डेथ वाली बैटल शुरू नहीं करते तो कोई एक दूसरे का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसमें नाइल्टी डिवारिंग फ्लेम को ऐड कर दिया जाए तो गुयुआन इन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ से अकेले फाइट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हनकेन से डील करने का सबसे अच्छा तरीका एक अलायंस को बनाना है। वो कहते हैं एक बार नाइल्टी डिवारिंग फ्लेम में टूलिंग किंग को डिवावर किया था, इस वजह से उसके पास टूलिंग क्लैन की एबिलिटी आ गई है। हनकेन की आंखों में हम सभी एंशिएंट क्लैंस ब्लडलाइन से भरी खेती की तरह है, और मुझे लगता है कि आप में से कोई भी खुद को ऐसा पसंद नहीं करेगा। और अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे लिए बस एक ही रास्ता बच गया है, और वो है हन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना। जैसे ही हॉल में गुयुआन के शब्द गूंजते हैं ये पूरा हॉल एक मर्डरस डिजायर से भर जाता है। लेकिन बोलते हैं एल्डर गुयुआन, क्या आपका मतलब ये है कि हम एक अलायंस को फॉर्म करें जिसे हनकेन से फाइट किया जा सके? गुयुआन कहते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आज हनकेन के द्वारा डिस्प्ले करी गई स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और तो और कोई भी नहीं कह सकता कि इस समय हनकेन के पास और कौन कौन से ट्रम्प कार्ड्स हैं। सच में इस मिस्टीरियस क्लैन के बारे में पता लगाना बहुत कठिन है। ये सुन के लेइंग और यानजिन शांत हो जाते हैं। अगर चीजें सच में इस तरीके से आगे बढ़ती हैं तो फिर इन दोनों की क्लैंस एब्सोल्यूट डिजास्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि याओशी और लिंग क्लैन की तरह हन क्लैन उनके क्लैन की ब्लडलाइन को एक्सट्रैक्ट कर ले। यानजिन कहते हैं अलायंस का मामला तो पॉसिबल है। इस समय हन क्लैन के पास 8 एंशिएंट जेड के पीसेस में से 7 हो चुके हैं। अगर वो आखिरी पीस को भी हासिल कर लेते हैं तो फिर उन्हें तोशी एंशिएंट गॉड जेड मेंशन की लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा। कहा जाता है कि उनकी गुफा के अंदर 2D क्लास में एडवांस करने का सीक्रेट मेथड है। अगर हम हंटियांडी को उसे हासिल करने के अलाउ कर देते हैं तो फिर जैसा उसने कहा था वो सच में 2D क्लास में एडवांस हो जाएगा, जिसे पिछले हजारों सालों से कोई छू नहीं पाया है। और उस समय पूरा कॉन्टिनेंट हनकेन के पंजों से बच नहीं सकता। हॉल में एकदम शांति होती है। अगर हंटियांडी को सच में उस लेवल तक जाने दिया जाता है तो फिर किसी के पास रिटेलिएट करने की एबिलिटी भी नहीं रह जाएगी। आखिरकार उस लेजेंडरी 2D के सामने ये एंशिएंट क्लैंस एकदम मिट्टी के बराबर है। उस समय हंटियांडी बस एक चुटकी बजाते ही इन सभी क्लैंस को आसानी से एलिमिनेट कर देगा। तभी सभी की नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। एक एल्डर बोलता है फाइनल जेड का पीस आई थिंक जियान के पास होगा, राइट? जाने से पहले हंटियांडी ने जो बोला होता है उसे सभी ने सुना था। अपने आप को फोकस ऑफ अटेंशन बनते हुए देख जियान अपनी आईब्रोज को नेट कर लेता है। वो एक डीप आवाज में कहता है मुझे अपने फादर को रेस्क्यू करना है। भले ये बात जियान ने चिल्ला के ना बोली हो, लेकिन ये एकदम पत्थर की लकीर जैसी लगती है। अभी यानजिन की भौएं भी सिकुड़ गई थी। वो कहते हैं तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हंटियांडी को तोशी एंशिएंट गॉड केव के अंदर जाने दिया गया तो फिर हम सबका क्या होने वाला है? जियान इसका जवाब नहीं देता, बस वो अपने सिर को हिलाता है। एंशिएंट जेड का आखिरी हिस्सा डेफिनेटली उसके शरीर के अंदर रहेगा। उसके फादर को हनकेन के द्वारा कैप्चर हुए अब 10 साल हो चुके हैं। जब भी जियान इसके बारे में सोचता था उसके दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। और तो जियान ये जानता है कि एंशिएंट जेड उसके पिता को बचाने का आखिरी रास्ता है। अगर एंशिएंट जेड अभी जियान
के हाथ में नहीं होता तो शायद उसके फादर अभी तक इस दुनिया में बचे नहीं होते। गुयुआन की आंखें देखती हैं जियान को। एक पल के बाद वो कड़वाहट महसूस करते हुए अपने सिर को हिला ही सकते थे। इस समय जियान वो छोटा सा लड़का नहीं रहा। इस समय उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी है कि वो यहाँ बैठे एक्सपर्ट से हेड ऑन फाइट कर सकता है। और तो उसके पीछे वो एक्सट्रीमली पावरफुल स्काईमेंशन अलायंस भी है। अगर तीनों एंशिएंट क्लैंस मिलकर हन क्लैन से फाइट करना चाहते हैं तो फिर उसमें स्काईमेंशन अलायंस काफी बड़ी हेल्प होगा। इस वजह से सिचुएशन को चाहे कैसे भी देखा जाए वो जियान के हाथ से एंशिएंट जेड को जबरदस्ती ले नहीं सकते हैं। गुयुआन साइ करके बोलते हैं अभी हमें जल्द से जल्द हेल्पर्स को इकट्ठा करना होगा। हमारे पास इस आर्मी को इकट्ठा करने के लिए बस 15 दिन का समय है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एंशिएंट जेड को हमें हन क्लैन के हाथों से वापस स्नैच करना होगा। गुयुआन की ऐसी बात को सुन के लेइंग और यांजिन की बॉडी एकदम ट्रेम्बल होती है। क्या वो सच में आधे महीने के बाद हन क्लैन से ऑल आउट वॉर शुरू करने वाले हैं? सीन शिफ्ट हुआ था जियान की तरफ। अभी जियान ने अपने हाथों की उंगलियों को टाइट कर लिया होता है लेकिन तभी एक ठंडा सा हाथ उसके पीछे से आता है। ये उसके हाथ के ऊपर रख गया था। जियान बगल में जुनर को देखता है। वो अचानक से गुयुआन को देख के बोलता है अंकल गु, क्या सच में कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हेवली टूम के अंदर एंसेस्टर शाओज़ान को रिवाइव किया जा सके? जैसे जियान के मुंह से शब्द बाहर आते हैं गुयुआन, लेइंग और बाकी के लोग एकदम कांप जाते हैं। भले अब चाहे हजारों साल हो गए हों लेकिन ये नाम इन सभी के दिमाग में अच्छे से छप चुका है क्योंकि सिर्फ यही वो इंसान था जिसने इतने सालों में लगभग हंटी अंडी को खत्म ही कर दिया था। हमारा ध्यान जाता है गुयुआन की तरफ। वो एक हल्की सी आवाज में कहते हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हेवली टूम के अंदर के शाओज़ान बस एक सोल फ्रेगमेंट है। वो हेवली टूम की यूनिक एक्सपेक्ट की वजह से बस अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं। उन्हें रिवाइव करना मुझे डर है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुयुआन जान देते कि अगर शाओज़ान को रिवाइव करना मुमकिन होता तो फिर उन्हें हंटी अंडी से डील करने में इतनी परेशानी नहीं होती। गुयुआन की इस बात को सुनकर जियान की आंखों में तुरंत ही डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश होती है। वो कुछ समय तक शांत रहने के बाद फिर से बोलता है मैं एक बार हेवली टूम में फिर से एंटर करना चाहता हूँ। अंकल गु, क्या मेरे लिए ऐसा करना पॉसिबल है? ये सुन के गुयुआन एकदम चौंक जाते हैं। हम उन्हें थोड़ा हेस्टेट करने के बाद नोट करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं अगर तुम सच में ऐसा करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अंदर भेज सकता हूँ। शायद शाओज़ान के पास ऐसा कोई रास्ता हो जिससे वो रिवाइव हो सके। सो वह लोग फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में जियान एंटर करने वाला है हेवली टूम में। आई मीन दोबारा एंटर करने वाला है। वैसे हम उसकी शुरुआत यहाँ से कर सकते थे लेकिन फिर बात बीच में रह जाती। वैसे आज के इस एपिसोड को स्किप करने का ही प्लान था बट स्टिल मैंने इस पार्ट को प्रिपेयर कर दिया है। और जो भी कमेंट्स में ज्ञान देने वाले हैं वो जरा ज्ञान और टॉपिक पे दो क्योंकि काफी जल्दी हमारी BTTH की स्टोरी खत्म होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में जियान हेवली टूम में री एंटर तो करेगा ही, फिर हम एसेंस डी की को जानने वाले हैं। अब यहाँ पे जो डी है वो तो 2D से रिलेटेड है और जो की बात कर रहा हूँ उसे एक तरीके की एनर्जी मान लो जैसे कि 2 की। एंड में जाके हमें और भी कई सरप्राइजेस मिल रहे होंगे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो जिससे नेक्स्ट एपिसोड तुमसे मिस ना हो। इस वीडियो का लाइक टारगेट 12K का। देखो आज तो मैं बिजी रहने वाला हूँ सो आज नेक्स्ट एपिसोड की बात नहीं करते लेकिन आज लाइक टारगेट को जरूर कंप्लीट कर देना। हमारे चैनल की मेंबरशिप जो भी ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके हमें पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे राइट में क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि काफी जल्दी वहाँ पे नया कंटेंट आने वाला है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।